गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 पढ़ेंगे, जो है वाक्य। वाक्य का अर्थ क्या होता है? सेंटेंस। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में भाषा, लिपि, ठीक है, शब्द विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब हम आते हैं वाक्य पर। वाक्य को आपने सबसे पहले तो हम भाषा हमें मालूम होनी चाहिए कि भाषा क्या है। वर्णों का मतलब भाषा वर्ण की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद वर्ण के समूह से क्या बनता है? शब्द। और शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ठीक है ना? सबसे पहले भाषा के लिए वर्ण, वर्ण के बाद शब्द, और शब्द के बाद आता है वाक्य। लेकिन शब्द की जो वाक्य की जो रचना है वो किससे बनेगी? वर्णों से। ठीक है ना? तो शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। यह भाषा की मूल इकाई है। इसके द्वारा ही भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसी के द्वारा हम हमारे अपने मन के विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना कि वाक्य क्या है? भाषा की मूल इकाई। मूल मतलब महत्वपूर्ण इकाई है वाक्य, क्योंकि वाक्य के द्वारा ही हम हमारे बात को, हमारे विचार को, हमारे भावों को प्रकट कर सकते हैं ना। तो वाक्य क्या है? शब्दों का व्यवस्थित समूह। और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। इसलिए भाषा की मूल इकाई क्या है? वाक्य। क्लियर है? तो आगे हम देखते हैं कि वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है। वाक्य एक शब्द से नहीं बनता। जब तक शब्द अपने आप में रहता है तब तक वह स्वतंत्र है ना। उसको हम डिक्शनरी में भी, शब्द को हम डिक्शनरी, लेकिन जब वाक्य बन जाता है, जब सेंटेंस बन जाता है, तो वह सेंटेंस जो है शब्दों के योग से बनता है। जैसे मोहन खेलता है, तो मोहन खेलता है, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। इनको जोड़कर हमने एक वाक्य का निर्माण किया। जैसे रीना पढ़ रही है, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है जो वाक्य में व्यवस्थित और सार्थक बनाता है। मतलब ये नहीं है कि हम पहले क्रिया लिख रहे हैं, फिर कर्म लिख रहे हैं, फिर हम संज्ञा सर्वनाम मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो लिख रहे हैं, जो सब्जेक्ट है हमारा वो लिख रहे हैं। अगर ऐसा उल्टा सीधा अगर हम लिखेंगे तो वो सही वाक्य नहीं होगा। उसको हम स्पष्ट रूप से समझ नहीं सकते। इसलिए शब्दों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य। व्यवस्थित समूह मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए जिसको हम अच्छे से समझ सकें। तो जो आपके ऊपर जो वाक्य लिखे हैं, शब्द समूह के जो लिखे हैं वो वाक्य कहलाएंगे। और इन शब्द समूह में जो बात कही जा रही है वे स्पष्ट रूप से समझी जा रही है। लेकिन अगर इसी वाक्य को ऐसे पढ़ूं, रही रीना है पढ़, तो ये समझ में आएगा क्या? ये केवल एक शब्द समूह मात्र है। रही अलग शब्द है, रीना अलग है, पढ़ अलग है। इसको हम एक शब्द के रूप में समझ सकते हैं। लेकिन जब हमको वाक्य के रूप में समझना होगा तो हमें इसे व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्लियर है ना? इसलिए वाक्य की परिभाषा क्या होगी? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सके। मतलब हमारे मन के जो भाव और विचार हैं वो अच्छे से सामने वाले को समझ में आ जाएं, वो व्यवस्थित होने चाहिए। शब्दों का जो समूह है वो व्यवस्थित होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जो क्रिया करता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी कर्ता। समझ में आया ना? जो कर्ता होता है मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए। जैसे मोहन खेलता है, तो खेलने की क्रिया किसके बारे में हो रही है? मोहन के बारे में। क्रिया कौन कर रहा है? खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो ये क्या हो गया इसका
उद्देश्य। वाक्य में कर्ता के लिए जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब मोहन के द्वारा खेलना, यानी रीना पढ़ रही है तो पढ़ कौन रहा है? रीना। तो रीना तो उसका उद्देश्य हुआ और पढ़ना उसका विधेय हुआ। अब देखो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। अब पूरा वाक्य हम कैसे लिखेंगे? तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, लेकिन रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने। तो ये तो उसका नाम के आधार पर उसका क्या हुआ? उद्देश्य। और तुलसीदास द्वारा कौन सी क्रिया की गई? रामचरितमानस को लिखना, तो ये उसका विधेय हुआ। राहुल खेल रहा है, माताजी खाना बना रही है। ये सब ये उद्देश्य और विधेय, ये क्या है? वाक्य के अंग हैं, वाक्य के हिस्से हैं। वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। क्लियर है? सबसे पहले वाक्य की परिभाषा क्या हुई? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, जिसमें हम हमारे मन के भाव और विचारों को पूर्णतः व्यक्त कर सकें और सामने वाला उसे अच्छे से समझ सके। ठीक है ना? अब आते हैं वाक्य के भेद पर। वाक्यों को दो आधारों पर बांटा गया है, एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य। अब सबसे पहले विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिसमें क्रिया के करने अथवा होने का सामान्य कथन हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सूर्य पूर्व से निकलता है, नेहा पुस्तक पढ़ती है। मतलब वह वाक्य जिसमें क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, मतलब क्रिया करना बिल्कुल सामान्य रूप से हो, वो विधानवाचक होगा। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया ना होने और ना करने का भाव, मतलब मना करना हो, तो वो निषेध हो रहा है। निषेध का मतलब होता है मना करना, है ना। आज्ञावाचक जिसमें किसी बात या कार्य के लिए आज्ञा या उपदेश दिया जा रहा हो, वो आज्ञावाचक, मतलब किसी को काम बताया जा रहा हो। प्रश्नवाचक जिसके लिए प्रश्न किया जा रहा हो। इच्छावाचक मतलब कोई अपनी इच्छा प्रकट कर रहा हो, अपनी भाव प्रकट कर रहा हो, जैसे ईश्वर तुम्हारा भला करे। संदेहवाचक जिन वाक्यों में संदेह या संभावना है, शायद कल वर्षा हो जाए, है ना। उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, वे संकेतवाचक है। मतलब आप समय पर आते तो मैं भी चलता, मतलब एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़कर उसका संकेत बनाया जा रहा है कि अगर आप समय पर आ जाते तो मैं भी आपके साथ चलता। मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर उसका संकेत बनाया जा रहा है। विस्मय आदि वाचक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मय आदि वाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब किसी चीज़ को आश्चर्य से प्रकट करना विस्मय आदि वाचक। अब दूसरा है आपका रचना के आधार पर, मतलब वाक्य के निर्माण के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये पहले वाला तो था किसका? अर्थ के आधार पर। अब दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो। उद्देश्य और विधेय तो हम समझ चुके हैं। उद्देश्य कौन होता है? कर्ता। और विधेय होता है जो कर्ता उस क्रिया को कर रहा हो। तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, मतलब एक ही कर्ता हो और एक ही उसके साथ क्रिया हो रही हो, तो वह सरल वाक्य होगा। मतलब एक सीधा सा वाक्य, जैसे महात्मा गांधी महान नेता है, सीमा फल खरीदने बाजार गई, ये सीधा सा सरल वाक्य है ना। तो ये क्या कहलाएंगे? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य जब एक से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा आपस में जुड़े होते हों, तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब अब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था अविकारी शब्द, अवयव शब्द, है ना। उसमें पढ़ा था ना हमने, अवयव शब्द वो होते हैं जो लिंग वचन कारक के, और कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए भी बनाए जाते हैं। ऐसा कुछ पिछले अविकारी शब्द में हमने पढ़ा था। उसमें ऐसे वाक्य जो 2 वाक्यों को जोड़कर भी बनाए जाते हैं, उन्हें हम अवयव शब्द कहते हैं। तो
उसी प्रकार से यहाँ पर भी इस संयुक्त वाक्य में भी अवयव शब्दों को जोड़कर ही क्या बनाया जा रहा है, दूसरे दो उसका निर्माण किया जा रहा है ना। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, समुच्चय बोधक में जो दो शब्द होते हैं, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहलाते हैं, वो अवयव शब्द होते हैं। वही अवयव शब्द संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त करके दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं, जो आपस में जोड़कर संयुक्त वाक्य करने, मतलब एक सरल वाक्य और दूसरा सरल वाक्य मिलकर उस समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसमें इसलिए, और, किंतु, परंतु। जैसे मैं बाजार गया और सब्जी खरीद लाया, दो वाक्य जुड़ गए। पहला वाक्य मैं बाजार गया, दूसरा सब्जी खरीद लाया, तो और जुड़कर ये दोनों मिलकर संयुक्त वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। अगला है आपका मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जो मधुर बोलता है वह सबका प्रिय होता है। अब ये मिश्रित वाक्य, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, यानी पहला वाक्य दूसरे वाले पे आश्रित होगा, दूसरा वाला पहले वाले पे, मतलब पहला तो उपवाक्य होगा और जो दूसरा वाला होगा वो आश्रित उपवाक्य होगा। तो दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होंगे। जैसे ही मैं घर से निकला वैसे ही वर्षा, तो वर्षा होने लगी कब, जब मैं घर से निकला, मैं घर से निकला तब वर्षा होने लगी। तो मतलब दोनों वाक्य एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वाक्य। वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। वाक्य को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेशवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। अगला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़कर समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा को जोड़कर दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं तो वह संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। जैसे इसलिए, और, किंतु, परंतु, बल्कि, है ना, इस तरह के वाक्य। और मिश्रित वाक्य जो दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हों, है ना, पहला उपप्रधान वाक्य, दूसरा आश्रित वाक्य, दोनों एक दूसरे पर आश्रित हों, वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। धन्यवाद।